हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द I2U2 मिलीलेटरल ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट। निम्नलिखित में से कौन I2U2 मिनीलेटरल का सदस्य है जिसका भारत भी एक हिस्सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ईरान, इजराइल, इंडोनेशिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो जल्दी से बताइए कि I2U2 में भारत तो एक हो ही गया और दूसरा आई किस देश से संबंधित है। एक आई तो इंडिया से संबंधित है, दूसरा आई किससे संबंधित है ये आपको बताना है। वैसे आप फ्लैग देखकर ही बता सकते हैं यदि आप जानते हैं उस देश का फ्लैग। और जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। What is the theme of World Pharmacist Day on 25th September? 25 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व फार्मासिस्ट दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। आपको जानना चाहिए, हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 25 सितंबर साल 1912 को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी और साल 2009 में इस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने ये डिसाइड किया कि 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाएगा। आपको बता दें, जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड ऑफिस नीदरलैंड्स में है। वहीं आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का इस बार 2023 में थीम रहा फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। आपको जानना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डे या फिर आप कहेंगे वर्ल्ड रोज डे, ये 22 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 22 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 साल की एक कैनेडियन कैंसर पेशेंट रही मेलिंडा रोज, तो इन्हें कैंसर था और इनकी जो है डेथ हो गई थी 22 सितंबर 1996 को। तो इन्हीं की जो है स्मृति में ये डे मनाया जाता है। तो ऊपर वाला डे 25 सितंबर से संबंधित है और ये दूसरे वाला 22 सितंबर से। व्हेन इज वर्ल्ड रिवर्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व नदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, द फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेम्बर। आपको जानना चाहिए कि हर साल सितंबर के महीने में जो फोर्थ संडे आता है उस दिन वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है और इस बार 2023 में ये डे मनाया गया है 24 सितंबर को। 24 सितंबर को संडे था, लास्ट संडे था, फोर्थ संडे, और ये मनाया गया है। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड रिवर्स डे का जो थीम है 2023 का, ये वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़ रहा है। साल 2005 में यूनाइटेड नेशंस ने वाटर फॉर लाइफ डिकेट को लॉन्च किया था और उसी के साथ एक रिवर एडवोकेट या फिर रिवर एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, मार्क एंजेलो इनका नाम है, इन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि वर्ल्ड रिवर्स डे भी मनाया जाना चाहिए, तो तभी से मनाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए, 3 फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा रिवर से संबंधित, आप जानते भी होंगे और कोई भी एग्जाम वहाँ पर पूछ लेते हैं। नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ग्लोबली, ठीक है, 4130 माइल्स।
या फिर 6,650 किलोमीटर्स आप याद कर सकते हैं। अमेज़न रिवर जो कि साउथ अमेरिका से फ्लो होती है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिवर डिस्चार्ज। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स ये मिडिल ईस्ट रीजन में फ्लो करती हैं। इन्हें क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स अंत्योदय दिवस एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रत्येक वर्ष किस दिन अंत्योदय दिवस भारत में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 25 सितंबर। आप सभी को जानना चाहिए हर साल 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मनाते हैं, ताकि उनकी जो लाइफ है, लेगेसी है, उसको रिमेंबर रखा जा सके। आपको जानना चाहिए साल 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएंगे। अंत्योदय का मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड द डे इज ऑब्जर्व्ड विद द एम टू रीच आउट एंड हेल्प द लास्ट पर्सन इन सोसाइटी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको जानना चाहिए। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। इन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का। और आपको जानना चाहिए भारतीय जनसंघ के को फाउंडर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के थिंकर रहे हैं। और इनकी जो डेथ हुई ये 11 फरवरी 1968 को हुई है, 51 वर्ष की उम्र में, मुगल सराय उत्तर प्रदेश। एक्चुअली इनकी डेड बॉडी मिली थी, ठीक है। कुछ मतलब सॉलिड रीज़न जो है पता नहीं चल पाया कि क्या कारण था। ऐसा कहते हैं कि कुछ जैसे लुटेरे होते हैं ना ट्रेन में, तो उन्होंने धक्का दे दिया था इन्हें, क्योंकि इन्होंने उसका विरोध किया था इसलिए। Dancer Saroja Vaidyanathan passed away recently. She was known for her contributions in the field of which form of dance? डांसर सरोजा वैद्यनाथन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस नृत्य शैली के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। आपको जानना चाहिए भरतनाट्यम डांसर है सरोजा वैद्यनाथन। कैंसर के कारण इनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। साल 2002 में इन्हें पद्मश्री से और साल 2013 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कुछ महत्वपूर्ण ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने एक्टर अखिल मिश्रा, जिन्हें आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा लाइब्रेरियन के रूप में, इनका 67 की एज में निधन हो गया है। जाने माने राइटर फिल्म मेकर गीता मेहता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। ये बीजू पटनायक की डॉटर थी और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक इनकी सिस्टर थी। ब्रिटिश एम्ब्रोलॉजिस्ट इयान विल्मट, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 79 की एज में। अच्छा, आप जानते होंगे डॉली शिप के बारे में, जो कि फर्स्ट मैमल रही जिसे क्लोन किया गया था फ्रॉम एन एडल्ट सोमेटिक सेल, ठीक है। फर्स्ट क्लोन मैमल थी ये डॉली द शिप। तो इसके क्रिएशन में इनका योगदान रहा इयान विल्मट का। पहले जो शिप है इसका नाम 6LL3 जो है रखा गया था एकेडमिक पेपर में, बाद में फिर इसका नाम सिंगर रही एक डॉली पार्टन, इनके नाम पर रखा गया डॉली। मलयालम फिल्म मेकर KG जॉर्ज, इनका हाल ही में 77 की एज में निधन हो गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद अमेरिकन एजुकेशनल एजेंसी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट? किस राज्य सरकार ने अमेरिकी शैक्षणिक एजेंसी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है अमेरिकन एजुकेशनल एजेंसी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ। इस मौके पर जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के वाइस जगनमोहन रेड्डी ये भी शामिल रहे। द MOU विद IB यानी कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट will help introduce innovative questioning and answering methods that will be closer to a practical life. आंध्र प्रदेश ने इसी तरह कुछ समझौते पिछले कुछ महीनों में भी किए, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने एक MOU साइन किया है ADX के साथ, जो कि एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था US बेस्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ETS के साथ, ताकि जो स्टेट रन स्कूल्स हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया जा सके फ्रॉम द बेसिक लेवल टू जो है टॉफेल के लिए, यानी कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इस स्तर तक के लिए उनको जो है तैयार किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यूबॉर्न्स गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस?
निम्नलिखित में से कौन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नवजात शिशु के लिए स्वचालित जन्म पंजीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो न्यूबॉर्न्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल नए बच्चे जो है जिन्होंने जन्म लिया है, वो भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उत्तर प्रदेश के, तो उनका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तुरंत बन जाएगा उनकी डिलीवरी के बाद, और इसके लिए पेरेंट्स को अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप को बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है बच्चे का हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट उसका बन जाएगा। ठीक है, अलग से अप्लाई करने की नीड नहीं है माँ बाप को। साथ ही आपको जानना चाहिए, नागालैंड हाल ही में पहला स्टेट बना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को जो है इनिशिएट किया है। Which state government has rolled out rupees 4 lakh insurance cover to gig workers? किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो है एक स्कीम इंश्योरेंस से संबंधित इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक में गिग वर्कर्स हैं। ठीक है, उनको एक इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 4 लाख रुपए तक का, और इस स्कीम के तहत 2.3 लाख गिग वर्कर्स कवर होंगे। तो जो गिग वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कार्य करते हैं, जैसे कि फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम डिलीवरी पर्सनल हैं इन ई कॉमर्स कंपनी जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, इन सब में, ठीक है, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी 4 लाख रुपए की, जिसमें कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का होगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का होगा, और उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना है, वो गवर्नमेंट द्वारा भरा जाएगा। अच्छा, ये आप समझते हैं गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? गिग वर्कर्स मतलब टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टर्म जॉब जो लोग करते हैं, जैसे ये डिलीवरी बॉय हो गए, ठीक है, इस तरह के, या फिर फ्रीलांसर हो गए, कोई असाइनमेंट मिल गया, अपना जब मन किया तो काम किया, मन नहीं किया तो नहीं किया, मतलब ऐसे कोई सख्त ड्यूटी नहीं है कि 9 से 5 की ड्यूटी है, तो उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। कई ऐसे हैं फ्रीलांसर जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मन किया किसी दिन तो प्रोजेक्ट ले लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं लिया, इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर मतलब फ्री है, जब मन किया तब किया। ठीक है, टेम्परेरी आप कह सकते हैं। हु लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना किसने शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमंत बिस्वा शर्मा। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कभी राज्य की स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर भी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी गवर्नर को भी बुला लेते हैं। ठीक है, या फिर और कोई जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी लॉन्च कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया। वैसे तो सिंपल है कि असम में है तो सीएम ने लॉन्च की होगी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है चीफ मिनिस्टर लॉन्च कर देते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर देते हैं, या फिर प्रेसिडेंट लॉन्च कर देते हैं। देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक स्कीम जिसका नाम मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान है, इसको लॉन्च किया है ताकि जो स्टेट का यूथ है वो सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, अपना कोई काम खोलना चाहता है तो खोल सके। इस स्कीम के तहत जो देखिए 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है वो सभी अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर्स जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी संबंधित हैं, उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है और उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अपने कार्य काम काज के लिए, मतलब शुरू कर लो कुछ भी। 2.5 लाख रुपए उन्हें लौटाने होंगे बिना किसी इंटरेस्ट के, और बाकी की जो अमाउंट है 2.5 लाख वो गवर्नमेंट द्वारा जो है दी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट द्वारा असिस्टेंस वो दी गई है। दूसरी ओर कैटेगरी 2 में देखें तो वे सभी अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट्स, जनरल ग्रेजुएट्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास आउट्स, उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। इनको 2 लाख रुपए की गवर्नमेंट असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी है और बाकी का 1 लाख रुपए इन्हें वापस करना होगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। According to the Asian Development Outlook report, what is the revised GDP projection for India in fiscal year 23? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल 23 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6.3%। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, इसके अनुसार जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है फिजिकल 23 के लिए वो 6.3% कर दी है। पहले 6.4% बताई थी अप्रैल के महीने में। जो जीडीपी प्रोजेक्शन है फिजिकल 24 के लिए इसे रिटेन रखा है 6.7%।
जो भारत में इन्फ्लेशन है उसको 5.5% इन्होंने बताया है, पहले 5% बताया था। साथ ही एडीबी ने जो डेवलपिंग एशिया है इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 4.7% बताया है, पहले 4.8% इन्होंने बताया था अप्रैल के महीने में। आपको जाना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी फोरकास्ट फिजिकल 24 के लिए वो 6.2% कर दी है, पहले 5.9% बताई थी। दो डेटा आपको जानना चाहिए कि तो इंडियन इकोनॉमी फिजिकल 23 में 7.2% से ग्रू की है, वहीं इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.8% से ग्रू की है, जो हमारा करंट फिजिकल चल रहा है इसके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल मई जून में। भार्गव दास गुप्ता हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। भार्गव दास गुप्ता ने किस बीमा कंपनी के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आपको जाना चाहिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ये देश की सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। इसने अनाउंस किया है कि जो हमारे एमडी एंड सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड टोरंटो कनाडा बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच में। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में इन्हीं जो ये भार्गव दास गुप्ता है इन्हें वाइस प्रेसिडेंट मार्केट सोल्यूशन अपॉइंट किया है 3 साल के लिए। विच बैंक लॉन्च्ड नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म टेलर्ड फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज। किस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक ने एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। इसका नाम है नियो फॉर बिजनेस। द नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म ऑफर्स फीचर्स सच एज डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग, बल्क पेमेंट, जीएसटी compliant invoicing, payment gateway integration, 360-degree customer view, end-to-end transaction tracking, auto reconciliation, recurring collections, and cash flow reports. When will the RBI's norms on Basel III capital framework for all India financial institutions AIFIs come into effect? अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल 3 पूंजी ढांचे पर आरबीआई के मानदंड कब लागू होंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए, अप्रैल 2024। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क से संबंधित और फंड रेसिंग से संबंधित, एक्सपोजर गाइडलाइन से संबंधित और क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से संबंधित कुछ नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। किन के लिए? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और ये अप्रैल 2024 से लागू होंगे। आपको बता दें भारत में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID लेटेस्ट है, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। तो जो ऑल इंडिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मिनिमम टोटल कैपिटल ऑफ 9% जो है अपने पास रखना होगा अप्रैल 2024 तक। AIFIs will be required to maintain a minimum total capital of 9% by April 2024, wherein minimum tier 1 capital 7% होगी, कॉमन इक्विटी tier 1 capital 5.5% रहेगी। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसके लिए जो ये इम्प्लीमेंटेशन डेट है ये जुलाई 2024 रहेगा। ऊपर बाकी सबके लिए तो अप्रैल 2024 है, लेकिन इसके लिए NHB के लिए जुलाई 2024 रहेगा, क्योंकि इसका जो अकाउंटिंग ईयर है जुलाई से जून है। वहीं आपको जानना चाहिए आरबीआई ने जो लेंडर्स हैं जो लोन देते हैं उनको ये बोला है, बैंक वगैरह हो गए जो, उनको ये कहा है कि जो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके 25 लाख से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग ड्यू रहा है, मतलब इतना पैसा देना है 25 लाख या उससे ज़्यादा का, उनकी 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए। तो विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं? विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोन देना है, मतलब लोन वापस चुकाना है ना, दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है, पर वो दे नहीं रहे हैं, उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल यानी कि अपनी इच्छा से डिफॉल्ट हुए हैं, वो दे सकते हैं पर नहीं दे रहे हैं।
TrueCap Finance and which private sector bank have commenced co-lending partnership for MSME business and gold loans? TrueCap फाइनेंस और किस निजी क्षेत्र के बैंक ने एमएसएमई व्यवसाय और गोल्ड ऋण के लिए सह उधार साझेदारी शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। आपको जाना चाहिए TrueCap फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, गोल्ड एंड बिजनेस लोन्स में ये डील करती है। इसने एचडीएफसी बैंक के साथ एक को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है। यहाँ पर जो ये TrueCap फाइनेंस लिमिटेड है, इसका एक लैंडिंग एज अ सर्विस मॉडल है। इसके तहत ये लोन देगा, मतलब दोनों मिलकर जो है लोन देंगे एमएसएमईज को, बिजनेस लोन हो या फिर गोल्ड लोन हो। अच्छा, एक और करंट अफेयर आपको जाना चाहिए। इन्फोसिस फिनेकल जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है इन्फोसिस की, और नाइजीरिया की गारंटी ट्रस्ट बैंक, ये बैंकिंग सब्सिडरी है गारंटी ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी की। इन दोनों ने अनाउंस किया है कि जो गारंटी ट्रस्ट बैंक है नाइजीरिया का, इसने इन्फोसिस फिनेकल का जो फिनेकल डिजिटल बैंकिंग स्वीट है, इसको सेलेक्ट किया है अपने मल्टी कंट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए। विच एयरलाइन लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अभिनंदन फॉर इनहेंस्ड गेस्ट एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट्स? किस एयरलाइन ने हवाई अड्डों पर बेहतर अतिथि अनुभव के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एयर इंडिया। आपको जानना चाहिए टाटा सन्स ओन्ड एयर इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम प्रोजेक्ट अभिनंदन को लॉन्च कर रहे हैं, विच एम्स टू प्रोवाइड एन इनहेंस्ड एक्सपीरियंस टू द कैरियर्स पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट। तो जो पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है वो इनहेंस हो सके। बाकी आप जानते हैं कि एयर इंडिया का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी ओनर है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है टाटा सन्स की, और इस एयरलाइन के एमडी एंड सीईओ कैम्पबेल विल्सन है। Which tech company has partnered with Bank Accept AS to strengthen Norway's payment system? नॉर्वे की भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस तकनीकी कंपनी ने बैंक एक्सेप्ट AS के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, TCS। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक पार्टनरशिप साइन की है बैंक आईटी बैंक एक्सेप्ट AS के साथ, जो कि नॉर्वे में जो नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम है उसकी प्रोवाइडर है। जैसे हमारे यहाँ ये है ना NPCI, इस तरह से ये है नॉर्वे में। तो द अलायंस एम्स टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एन ऑपरेशंस कमांड सेंटर। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो TCS है वो 24/7 ऑपरेशंस कमांड सेंटर ओस्लो नॉर्वे में कंस्ट्रक्ट करेगा, कैटरिंग टू ऑल बैंक ID बैंक एक्सेप्ट AS यूजर्स एंड क्लाइंट्स। द फैसिलिटी विल इंश्योर रिस्पॉन्सेज टू एनी सर्विस डिस्ट्रप्शन, सिक्योरिटी कंसर्न और client request pertaining to Norway's crucial national payments and इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम। TCS से संबंधित एक और करंट अफेयर जानेगा। इन्होंने डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ भी एक पार्टनरशिप की है, किस लिए? लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के लिए। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप एंड वैलिडेट रियलिस्टिक डिजिटल सिमुलेशंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट। विच एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिथुन। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, इन्होंने मिथुन को जो है फूड एनिमल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। अब इसका कमर्शियल यूज़ हो सकता है। मिथुन को एल भी बोलते हैं और साइंटिफिकली इसका नाम है बोस फ्रंटालिस। तो ऐसा बोलते हैं ये इंडियन गौर या बिसेन से इवॉल्व हुआ है, और इसका जो हैबिटेट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, बांग्लादेश, नदर्न म्यांमार, यूनान, चाइना, यहाँ पर पाया जाता है। इसे कैटल ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं। आपको बता दें ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट GSITI हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी टू ट्रेन पर्सनल्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने आपदा प्रबंधन में कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसरो। आपको जानना चाहिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसरो बेंगलोर के साथ 5 साल के लिए अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू जनरेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग and GIS in mineral exploration, advanced remote sensing techniques in mineral exploration and applications of geoinformatics for disaster management। वहीं आपको जाना चाहिए इसरो से संबंधित एक और करंट अफेयर। एप्पल ने अपना जो iPhone 15 Pro मॉडल लॉन्च किए हैं उसमें नाविक
जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है इसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। नाविक का मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो जो जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी की तरह ये बनाया हुआ है, उससे बेहतर बनाने की कोशिश पूरी की गई है। और इसको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। और ये 7 सैटेलाइट्स का जो कॉन्स्टिलेशन है उसके थ्रू ऑपरेट होता है और काफ़ी प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग ये प्रोवाइड कराता है। 2018 से ये ऑपरेशनल है। विच सिटी होस्टेड द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस? 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु। आपको जाना चाहिए 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, इसको आइकॉनिक बेंगलोर पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा। आपको जाना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये 4 डे का इवेंट है। इसे लंदन बेस्ड इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया। किसके साथ मिलकर? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड द कॉफ़ी इंडस्ट्री के द्वारा। इस 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का मास्कॉट शुभांकर है कॉफ़ी स्वामी। सीईओ एंड सेक्रेटरी हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के जी जगदीश। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हरंगी डैम इज इन विच स्टेट? कर्नाटक। द सीवीड पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु। व्हेन इज द वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? September 15। इस बार इसका थीम रहा वी कांट वेट टू फोकस ऑन आवर फीलिंग्स। इन विच ईयर डिड हैदराबाद इंटीग्रेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया? 1948। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द वीजा सर्विस फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कनाडा। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ईयर वाज द इसरो सेटअप? विच कंट्री होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? विच इंश्योरर लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन? पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल इन विच सिटी? द न्यू पंबन रेलवे सी ब्रिज बीइंग बिल्ड will connect which town on the mainland with रामेश्वरम on the पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।